हेलो एवरीवन, दिस सचिन राणा है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये हमारे पास रहेगा सेकंड लास्ट पार्ट फॉर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लेसन के साथ। आज के लेसन में हम लोग मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है ट्राइमराइजेशन। बहुत ही सिंपल आज का लेक्चर रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, बिकॉज में हम बची कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि हम लोग ट्राइमर बनाने वाले हैं, मतलब तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने वाले हैं, चाहे वो तीनों सेम हो या अलग अलग हो। तो इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? तो रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज सीयू हीट। सीयू मतलब कॉपर, हीट मतलब हम एक्टिवेशन एनर्जी या कंबाइन कराने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो है। साथ में हम आयरन एंड हीट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है, जैसे सीयू हीट को उन्होंने सीयू हॉट ट्यूब ही लिख दिया हो, या एफई एंड हॉट ट्यूब ही लिख दिया हो। होता क्या है, प्रैक्टिकली हमें जिन चीज़ों को ट्राइमराइजेशन करवाना है, जैसे एक छोटू सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो लेट मी से हमारे पास दिया गया है एसिटिलीन, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, इसके 3 मोल लेके एरो के ऊपर लिखा है सीयू हीट, क्या बन के आ रहा है। अब लैब के अंदर क्या होता है, लैब के अंदर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसके 3 मोल डालेंगे एंड साथ में उसके अंदर कॉपर एंड उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये रिएक्शन होता है एक्चुअली, एंड फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो हमसे पूछा गया है। अब जेई के लेवल पे एक चीज समझनी पड़ेगी, वहां पे हम लोगों को कॉपर का रोल समझ नहीं आता कि वो कैसे अटैच होता है कार्बन के साथ, क्या रिएक्शन करवाता है। यहाँ पे जेई लेवल पे हमें लगता है कि कॉपर एंड फेरस एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये भी रिएक्ट करते हैं इनके साथ। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ट्रांसमेटलेशन प्रोसेसेस, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आप आईआईटी में केमिस्ट्री लोगे तब आपको समझ आएगा। लेकिन जेई के लेवल पे बस कैटलिस्ट बोल के छोड़ दिया जाता है। अब समझते हैं क्या होगा। हीट दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए। अब एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मोल आपको लिख के नहीं दिए होंगे, वो खुद बाय डिफॉल्ट क्लियर होना चाहिए। हीट करने से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाएगा, रैडिकल। रैडिकल, ये रैडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। उसके बाद यहाँ रैडिकल रैडिकल, 2 रैडिकल साथ में आए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सेम चीज नीचे भी हो जाएगी, रेडिकल कॉम्बिनेशन रेडिकल कॉम्बिनेशन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा दैट इज अ वेरी स्टेबल बेंजीन। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ट्राइमराइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज लॉजिकली समझो, हाई टेम्परेचर है, हीट किया जा रहा है, तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिकॉज अनस्टेबल मॉलिक्यूल हाइयर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो खुद को ट्राइमराइज करवाता है। जैसे हमने वुड्स रिएक्शन के टाइम पे डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन देखा था क्यों होता है, वही सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये होता है। ठीक है, अब लेते हैं, पहले लिख लीजिए इसको पॉज करके, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज प्रोपाइन, इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मल्टीपल प्रकार से ट्राइमराइजेशन हो सकता है, लेकिन मेजर वाला कौन सा होगा वो देखना और समझना कि वो मेजर क्यों होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं तो होगा क्या वो समझते हैं पहले। अच्छा, पहली बात, अगर मैं आपसे और इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं, लेट मी आस्क कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे, उसमें और मजा आएगा सोचने का। फिर मेजर डिसाइड करते हैं कि वो वाला ही मेजर क्यों है। तो यहां पे अगर मैं लेता हूं ये ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा मिथाइल फॉर एग्जांपल, एक बार मैंने यहाँ लगा दिया, एक बार ये वाला मिथाइल यहाँ लगा दिया, मतलब मिथाइल तो नहीं, बेसिकली वो जो CH3 प्रेजेंट है वही, ये यहाँ पे लगा दिया। तो अगर मैं इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करवाता हूँ, ठीक है, करवाइए कॉम्बिनेशन, सेम रेडिकल 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 रेडिकल, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा, वो बन के आ जाएगा आपके पास ये, दैट इज 1,2,4 ट्राई मिथाइल बेंजीन बन के आ जाएगा। और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ भी रही होगी, दैट इज एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो क्या बन के आ जाएगा,
तो हमारे पास बन के आ जाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, विच इज वेरी पॉपुलरली, जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के टाइम पे भी देखेंगे, इसको हम बोलते हैं मेसिटलीन। मेसिटलीन, ठीक है, मेसिटलीन। अच्छा, आपके दिमाग में एक और आ सकता है कि एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दैट इज दिस, जो मैं ये बनाऊं, पहले कॉम्बिनेशन बना के देखता हूं, दैट इज ये 1 2 3। और तो कोई मैथमेटिकल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है ना, 1 2 4 देख लिया, 1 3 5 भी देख लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि इसको हम बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट पहले मत बनाओ, गेस वर्क मत करो, मैकेनिज्म से जाओ, देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वरना आप ये भी बना सकते थे जो एक्चुअल में गलत बन के आ जाता है, बिकॉज आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी तीनों मिथाइल को साथ में ला ही नहीं सकते हो, ठीक है, एक ना एक हमेशा दूर रहने ही वाला है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा, लेस रिपल्शन। यहाँ पे जो सॉरी, जो तीनों मिथाइल्स हैं उनमें लीस्ट रिपल्शन होने वाले हैं, इसलिए वो आपके पास मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक क्वेश्चन इसमें ट्राई करोगे मेरे लिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए इंटरेस्टिंग बनता है बिकॉज यहां तक तो आपको हर कोई बता देगा कि ये कैसे ये कैसे ये कैसे ये कैसे, लेकिन मजा कब आएगा, जब हेट्रो भी हो, तब मजा आएगा, तब यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं। देखो अब एक चीज समझना पड़ेगा, क्या आपके दिमाग में ये समझ आ रहा है कि x प्लस वाई तो 3 होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, बिकॉज एट द एंड हम ट्राइमराइजेशन ही करवा रहे हैं, ठीक है, ट्राइमराइजेशन ही करवा रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, सॉरी, तो यहां से क्या बन के आ जाएगा, यहां से आपके पास बन के आ जाएगा बेंजीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे आपको लग रहा है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें से भी मेजर, मतलब मैं स्टेबल प्रोडक्ट्स की ही बात कर रहा हूं, तो स्टेबल क्या बन के आ जाएगा, जब आपके पास ऐसे होगा। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, ये स्टेबल क्यों है, वाई नॉट, जब दो नाइट्रोजन साथ में हो, वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 2p लोन पे रिपल्शन होता है, तो दैट विल बी लेस स्टेबल देन दिस मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है क्यों, बिकॉज वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा। अच्छा, और क्या मैथमेटिकल पॉसिबल सिनेरियोज हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, मतलब ये एक बार लिया, ये आपने दो बार लिया, तो ये तो सिंपल है, तब आपके पास ये बन जाएगा, जिसको हम वेरी पॉपुलरली एक सॉल्वेंट भी होता है ऑर्गेनिक में, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं, पिरिडीन, वेरी पॉपुलर, नाइट्रोजन के अंदर आएगा ये। और क्या लास्ट पॉसिबल सिनेरियो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 में आपको समझ आना चाहिए कि दो पॉसिबल सिनेरियोज है जो दोनों स्टेबल हैं। नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, दैट इज दिस, ये वाला, क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन एक और पॉसिबल सिनेरियो जो इससे भी ज्यादा स्टेबल है, वो क्या है, दैट इज 1,4 पे आपके पास हो जाए हमारे पास नाइट्रोजन, देखना, इसीलिए करेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 4 नहीं बनेगा अगर आपके दिमाग में 4 आ रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज लास्ट वाले में दो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन के आ रहे हैं। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि दोनों नाइट्रोजन साथ में हो जाए, लेकिन वो रिलेटिवली कम स्टेबल बन के आ जाएगा, रीजंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई, इसको पॉज करके जल्दी से आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए टेट्रामेराइजेशन। अभी तक हमने ट्राइमराइजेशन देख लिया, अब हम देखेंगे टेट्रामेराइजेशन। नाम से समझ आ रहा है क्या होना चाहिए, टेट्रा मतलब 4, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिएजेंट भी डिफरेंट यूज होगा, तो लिख लीजिए द रिएजेंट यूज्ड इज NiCO4 heat, the reagent used is NiCO4। अच्छा, मैं इसको C का जो O है इसको थोड़ा कैपिटल बना लीजिए, ताकि ये कंफ्यूजन ना है कि वो कोबाल्ट है, दैट इज कार्बोनाइल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
NiCO4 हीट। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये ना रिएजेंट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि जेई लेवल पे सिर्फ कैटलिस्ट है, लेकिन एक्चुअली इनका रोल होता है कॉम्बिनेशन करवाने के लिए, जो आप IIT जाके पढ़ोगे, मतलब कॉलेज जाके पढ़ोगे। ओके, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके 4 मोल ले लीजिए, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। एग्जैक्ट आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है, दिस इज नॉट अ रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, दिस इज अ रेडिकल मैकेनिज्म। हर साइक्लिक फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो आपके पास ये बन के आ जाएगा, लिख लीजिए भाई पॉज करके। अब लोगों को लग रहा होगा भाई एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है, पहली बात ये एंटी एरोमेटिक है ही नहीं, ठीक है, एक बार GOC रिवाइज करिए, ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो नॉन एरोमेटिक कब शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो रिलेटिवली स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू द एरोमेटिक चीज, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है, यही है। बाकी इसमें जेई मेन में बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, वो हम तब करेंगे जब हम थोड़ा बहुत ES वाले पार्ट को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई पॉज करके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटाइजेशन, हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटाइजेशन, ये इवन NCERT में है, थोड़ा बहुत आसान है। हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है, मतलब किसी चीज को हम एरोमेटिक बनाने की कोशिश करने वाले हैं, किसी चीज को हम एरोमेटिक बनाने की कोशिश करने वाले, उस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिए, याद क्या रखिए, तो आपको पता ही है कि अगर हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे बाकी डेफिनेशंस भी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में होती हैं, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक फिजिकल में ज्यादा मैटर करती है। जैसे इनऑर्गेनिक के टाइम पे नंबर ज्यादा मैटर करता है, ऑक्सीडेशन जो ON होता है। सेकेंडली फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में ज्यादा मैटर करता है, ऑर्गेनिक में ये वाला ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान रहता है। बाकी भी मैटर करते हैं, लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है, कॉमनली यूज्ड है। तो सबसे पहले एरोमेटाइजेशन के लिए रिएजेंट्स क्या यूज होने वाले हैं, देखिए इसके अंदर Cr2O3, Cr2O3 या V2O5, देखो समझ आ रहा है, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करने वाले हैं, या Al2O3, ये डायरेक्टली NCERT का ही पार्ट है, या मोलिब्डेनम MO2O3। ये जो प्रोसेस है वो किया जाता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है दैट इज 773 केल्विन्स, या तो डायरेक्टली सिर्फ हीट लिखा होगा, एंड प्रेशर भी बहुत हाई है, दैट इज 10 से 20 एटमॉस्फेयर, 10 से 20 एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली एग्जाम्पल लेके समझाते हैं अभी, तब ज्यादा समझ आएगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया गया है N-हेक्सेन, बिकॉज समझो एक चीज, बेयर मिनिमम एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए विदाउट चार्जेस कितने आपको चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 6 चाहिए ना, बेंजीन। अब बोलोगे 3 मेंबर्ड में तो होती है एरोमेटिसिटी, लेकिन वहां पे चार्ज की वजह से आती है ना, तो वो क्वाजी एरोमेटिक होता है। दिस इज नॉट क्वाजी एरोमेटाइजेशन, दिस इज एरोमेटाइजेशन, ठीक है, वेरी सिंपल डिफरेंस। ओके, एरो के ऊपर क्या लिखा होगा जिससे मैं चीजें क्लियर होंगी, रिएजेंट लिखा होगा, देखो चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए इवन इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे भाई भर भर के ऑक्सीजन है, भर भर के ऑक्सीजन है, तो सबके पास कैपेबिलिटी है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मैंने यहां पे ले लिया फॉर एग्जांपल MO2O3, बिकॉज ये सिर्फ इधर ही यूज होता है, बाकी सब आपको कहीं ना कहीं और भी दिखने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ इधर ही यूज होता है। साथ में हाई टेम्परेचर दैट इज 773 केल्विन, साथ में हाई प्रेशर 10 से 20 एटमॉस्फेयर, लेट मी से बीच का ले लेते हैं 15 एटमॉस्फेयर। अब ध्यान से देखना, अब लिखना मत, पहले समझ लो इसको। सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए।
तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन रिमूव करवाइए, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास बन के आ जाएगा एक 6 मेंबर रिंग। आप बोल रहे भाई ये कैसे हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जेई लेवल पे इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होगा, सोचने की कोशिश करो। ये असली मैकेनिज्म नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जेई में मैकेनिज्म ही नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। रैडिकल, 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 एच रैडिकल कंबाइन होके H2 बन के उड़ गया, रैडिकल एवं रैडिकल बचा, कंबाइन होके एन हेक्सेन सॉरी साइक्लोहेक्सेन बन के आ गया। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? अब देखो वंस अगेन सेम चीज हो जाएगी, बिकॉज कंपाउंड अभी तक स्टेबल नहीं बना। कंपाउंड हाई टेम्परेचर, लिटरली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे है, तो भयंकर अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये, तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये एरोमेटिक बनना चाह रहा है। वंस अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हम ऐसे करवाते थे जे लेवल पे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, एच रेडिकल H2 कार्बन रेडिकल कंबाइन होकर डबल बॉन्ड इधर भी, डबल बॉन्ड इधर भी, तो मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन के आ जाएगा, दैट इज नोन एज बेंजीन, दैट इज नोन एज बेंजीन। लिख लीजिए भाई पॉज करके इसको, जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके। आइए एक क्वेश्चन ट्राई करिए, नंबर सी। मैंने आपको दिया है एन नॉनेन, बोला शॉर्ट नोट्स भी बनाना, अभी नहीं बाद में, बिकॉज जिन रिएजेंट्स में आपको मैकेनिज्म नोन नहीं होता है उसमें भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ऑल तो मैंने बेसिक मैकेनिज्म बता दिया है, लेकिन वही वाली बात है ना, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। ओके, तो हमसे बोला गया क्या बनेगा। अब देखो एक चीज समझना, पहली बात, बनेगा तो बेंजीन के डेरिवेटिव ही, कुछ ना कुछ बेंजीन, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एन नॉन एन मतलब क्या है, मतलब आपके पास 9 कार्बन होने चाहिए, ये है एन नॉन एन। तो मैं कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ हाइड्रोजन को, तो 1 एंड 6, ये ना 6, 1 2 3 4 5 6, ये, तो अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या बन के आ जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा, 3 कार्बन फोकट बच गया। उसके बाद सेम चीज हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, तो आपके पास बन के आ जाएगा बेंजीन, टू बी वेरी एग्जैक्ट प्रोपाइल बेंजीन, एक पॉसिबल प्रोडक्ट। क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेंजीन बनाने की? बिल्कुल। मैंने यहां पे ले लिया है 1 6 वाला, मतलब 1 6 पोजीशन वाला। अगर मैं लेता हूं भाई साहब 2nd एंड 7th पोजीशन, क्या लिया मैंने, 2nd एंड 7th, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, तो एक मिथाइल एक इथाइल बचेगा व्हाइट वाले में, एक मिथाइल एक इथाइल, एंड उसके बाद बन के आ जाएगा ये। आया समझ या नहीं आया? क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 3 एंड ये क्या है, 3 एंड 8, या 3 एंड 8 ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनता है। 1 एंड 6 भी सेम बन जाएगा जो आप सोच रहे हो इसके बाद करवाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू 2, कोई कैरल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स भी 2 बन के आ जाएगा। लिख लीजिए भाई पॉज करके इसको, PYQ करवाते हैं अभी आपको कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए। ओके ट्राई करिए इसको, ये आपके पास जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंट ही, सिंपल है, ट्राई करिए। आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, MO2O3 दिया गया 773 केल्विन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिएजेंट उठा के दे दिया, ठीक है। वैसे मेन तो रेलिवेंट भी एनसीईआरटी, तो ये है। तो आपसे पूछा गया क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वंस अगेन अगर आप भूल भी गए थे कि एरोमेटाइजेशन होता है, तो आपको समझ आना चाहिए था ऑप्शन देखे कि वहीं पे अप्रोच हो रहा है, ना कॉमन सेंस भी ये बोलती है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे स्टेबल चीज ही एग्जिस्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा वाया रेडिकल मैकेनिज्म, वो हो जाएगा इसका, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, जो पहले ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद फर्दर हमारे पास बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज टॉलुइन, ठीक है, वेरी सिंपल।
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसको इसके अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, हेडिंग डालिए पॉइजन्ड कैटलिस्ट, या उससे अच्छा हेडिंग है ये डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, क्या अच्छा टॉपिक मतलब निकले, फ्रॉम एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइंस। अब लिखना मत, पहले इसके पीछे समझो कि ये आया कहाँ से और ऐसा ही क्यों होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एल्काइन लेता हूं, लिखना मत भाई, पहले समझ लो, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं H2Ni के साथ, क्या हो जाएगा, सिस एडिशन नीचे से ऐड हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास बन के आ जाएगा C डबल बॉन्ड C R2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। एक और बार मैंने रिएक्ट करवाया सेम H2Ni H2PT H2PD जो आपको याद होगा ही, तो आपके पास बन के आ जाएगा एल्केन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, ये तो आपको पहले से पता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कुछ भी नहीं है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करने को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते थे। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम लोग बस इतना ही करवाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं करवाना चाहते, बिकॉज हम लोग एल्कीन बनाना चाह रहे हैं एल्काइन से। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि भाई अगर मैं इसके 1 मोल ले लूं तो फिर मेरे पास ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ना साइंटिस्ट को भी समझ आ रहा था। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो चीज सिर्फ थ्योरेटिकली वैलिड होती है ना, आप थ्योरेटिकली बोल रहे हो कि 1 मोल है, लेकिन जब लैब के अंदर हम करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे क्या होता है, कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंटल एरर रहता ही है, जिसके द्वारा इसके नंबर ऑफ मोल्स हम ज्यादा भी ले सकते थे। इसलिए हम ये मानते हैं कि प्रैक्टिकली एल्काइन की रिडक्शन को एल्कीन पे रोकना वाया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एल्कीन विल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्कीन। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल टीआरएस में क्या होता है, अंपायर्स, वो होता है ना, अंपायर ने जो बोला, अंपायर्स कॉल बोलते शायद उसको, वो क्यों होता है, बिकॉज जो विकेट है, आप बोल रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल बॉल यहां लग रही है तो ये आउट होना चाहिए, मतलब आउट होना चाहिए ना, अंपायर्स कॉल क्यों ले रहे हैं, जैसे यहां पे बॉल लगी बीच में तो आउट मानते हैं, लेकिन यहां पे लग रही है तो फिर अंपायर्स कॉल, या ऐसे में अंपायर्स कॉल क्यों बोलते हैं, टू टेक इन द टेक्नोलॉजिकल एरर जो पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज बॉल ने एक्चुअली हिट नहीं किया था, वो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा मान रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन हो सकती है, तो टू टेक इन द टेक्नोलॉजिकल एरर जो पॉसिबल है, इसको हम अंपायर्स कॉल बोलते हैं। वही सेम चीज यहां पे भी होती है ना केमिस्ट्री के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह साइंस में टेक्नोलॉजिकल एरर पॉसिबल होता ही है, तो आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हो। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? तो बस वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल हो रही है। तो आपके हिसाब से हम 1 मोल ले लेंगे, लेकिन लैब के अंदर में भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा होता, इसलिए हम वैसा नहीं मानते हैं, ठीक है। अब समझते हैं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। 1 सेकेंड हम चलते हैं अपनी जीओसी की तरफ, तो वहां पे आपको मैंने अब जीओसी क्या बल्कि इसी चैप्टर में ही भी बताया था कि इधर से इधर जाना आसान है, लेकिन इधर से मतलब एल्कीन से एल्केन जाना रिलेटिवली मुश्किल है। क्या आपको ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों? बिकॉज सीधा सा फंडा है ना, एल्काइन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एल्काइन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर एडिशन करना ज्यादा आसान है, कॉमन सेंस है। इधर से इधर जाना इजियर है, लेकिन इधर से इधर जाना मोर डिफिकल्ट है। देखो लॉजिकली समझो चीजों को, इजियर है, ये डिफिकल्ट है। तो अगर मैं कोई ऐसा रिएजेंट ले लूं, सोचो लॉजिकली, जो आसान काम कर पाए लेकिन मुश्किल काम ना कर पाए, तो फिर हमारा काम हो गया या नहीं हो गया? आ रहा है फंडा? समझ ही नहीं आ रहा? वंस अगेन, आसान काम कर दे लेकिन डिफिकल्ट काम ना कर पाए,
तो फॉर एग्जांपल जेई मेन क्वालिफाई कर लिया लेकिन जेई एडवांस नहीं क्वालिफाई हुआ, बस वही चीज हम करना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार के रिएजेंट को या उसी प्रकार की चीज को हम ऑर्गेनिक के अंदर बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजनर। कैटलिस्ट पॉइजनर मतलब उसने कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया। तो लॉजिकली समझो होगा क्या, जब वो चीज पॉइजनड हो जाएगी, जो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, क्या उसके लिए मेंस क्वालिफाई करना आसान है या एडवांस क्वालिफाई करना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, मेंस क्वालिफाई करना इजियर है बिकॉज वो पॉइजनड है, डिस्ट्रैक्टेड है। बस वही चीज यहां पे भी हो रही है। तो मैंने रिएजेंट को बना दिया है ऐसे लेजी टाइप्स, ठीक है। तो उसके लिए ये आसान काम करना ठीक है लेकिन डिफिकल्ट काम नहीं कर पाएगा। बस उसी को हम बोल देते हैं इनहिबिटर। सुना होगा आपने ये टर्म, कहां पे सुना होगा? फिजिकल में सुना होगा, इनहिबिटर हाइड्रोजनेशन। इनहिबिटर हाइड्रोजनेशन मतलब पहले हम कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, कैटलिस्ट पॉइजनर डाल के हमने इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, जिसके द्वारा वो बन के आ जाएगा इनहिबिटर। इनहिबिटर लिख लीजिए भाई पॉज करके। अब ऑब्वियसली यहां पे डाउट आ रहा होगा कि भाई ये इनहिबिटर्स है क्या, वही बता रहे हैं, लिखिए। तो कैटलिस्ट पॉइजनर्स या इनहिबिटर्स, हम जनरली ऑर्गेनिक में पॉइजनर्स का यूज करते हैं। पॉइजनर्स आर आइसोक्यूनोलीन, लेड एसीटेट, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जिंक भी है, PPH3 भी है, वो सब आपको टाइम के साथ जैसे हम ओजोनोलिसिस के टाइम पे भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3 काफी रहते हैं इसके लिए, इस वाले टॉपिक के लिए। अच्छा, आइसोक्यूनोलीन क्या होता है? आइसोक्यूनोलीन बना देते हैं। पहली बात, क्यूनोलीन मतलब आइसो एंड क्यूनोलीन के लिए नाइट्रोजन, बस ये हो जाता है आइसोक्यूनोलीन। अब जिन लोगों को और डिटेल में समझना है, ठीक है, बस 1 मिनट मुझे देना, मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान से। बिकॉज अगर फिजिकल के द्वारा समझा दी जाए तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है बच्चों को, मैंने ये अपने कैरियर में सीखा है। ओके, तो यहां पे हमारे पास है क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमेशा होता ही है। बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखना मत। मैंने जैसे आपको शायद इसी में बताया था, इसी चैप्टर में बताया, एल्केन्स के टाइम पे बताया था ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो हो रहा है, जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अगर मैं कैटलिस्ट लेता हूं तो कैटलिस्ट से क्या होगा, पहाड़ कम हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सेम लेवल पे रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज होंगे कैटलिस्ट से। वही तो फंडा पढ़ रहे हो 6th क्लास से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रहता है, बस रिएक्शन फास्टर हो जाता है। उसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि ट्रांजिशन स्टेट को हम लोअर एनर्जी पे लेके आ जाते हैं, जो आपको पता है। तो ये हो जाएगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन अब मैं ले रहा हूं इनहिबिटर, तो इनहिबिटर क्या करेगा, रिएक्शन को स्लो करना चाहेगा। स्लो कब होगा, जब पहाड़ लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बस ये चीज है। तो ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी। ये हो जाएगा जब मैं इनहिबिटर के साथ ले रहा हूं, जिसको हम ऑर्गेनिक में पॉइजनर बोलते हैं। अब आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? तो मैंने पहाड़ लंबा बना दिया ना, तो वो रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी प्रकार से कैटलिस्ट पॉइजनर्स आपके पास काम करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई इस पेज को पॉज करके, बहुत सिंपल सा है, फर्जी पेज है। अब बात कर लेते हैं नेम्ड कैटलिस्ट का। तो 2 प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं जो आपने सुने ही होंगे। नंबर 1 इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, सुना है नहीं सुना बताइए, इवन एनसीईआरटी में है ये। दूसरा हमारे पास बन के आता है रोजनमंड कैटलिस्ट। रोजनमंड भाई ये ना डीआरएस वाले ऐसे बिल्कुल ऐसे मत लेना, ये मुझे जितना पता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि क्यों अंपायर्स कॉल इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कुछ क्रिकेटर्स बोलते हैं ना, जैसे मैं भी पहले सोचता था कि भाई जब हिट कर रहा है तो आउट होना चाहिए ना, बहुत से लोग सोचते होंगे। लेकिन वहां पे हम टेक्नोलॉजिकल एरर को लेने के लिए अंपायर्स कॉल लेते हैं, मतलब जितना मुझे समझ आता है ये फिजिक्स के हिसाब से। बाकी और डिटेल में भाई ये क्रिकेटर ही आपको बता पाएंगे।
वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको ऐसे मत लेना, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, लिंडलास कैटलिस्ट समझते हैं। वंस अगेन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजनेशन, तो यहां पे हम यूज करते हैं H2PD CaCO3। H2PD CaCO3 मैंने ऐसे याद किया था, Cl, ऐसा Cl जैसे क्लोरीन होता है ना। सिमिलरली रोजनमैन कैटलिस्ट होता है H2PDBaSO4, मैंने कैसे याद किया था, Br, ब्रोमीन Br। अच्छा, ये तो हो गए कैटलिस्ट, लेकिन ये सब के सब होते हैं पॉइजनड। एंड किसके द्वारा पॉइजनड होते हैं, पिछले पेज पे आपको बताया था। क्या क्या है हमारे पास, आइसोक्विनिलीन, PbOAC4S, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में लिया होगा। बस ये है और कुछ भी नहीं है, इतना सा आपके पास है। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंपल से एक करवा देता हूँ मैं आपको मैकेनिज्म ही, बिकॉज इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पे करवा चुका हूँ, हाइड्रोजनेशन के टाइम पे करवा चुका हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। बिकॉज अगर मैं सिर्फ H2PD लेता, या फॉर एग्जाम्पल H2Ni H2PT, तो फिर हम लोग एल्केन तक पहुंच जाते। अब मैंने इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, तो लॉजिकली समझो, मेंस करना तो आसान है, लेकिन मेन, जेई मेन, ठीक है, कुछ चीज है, जेई मेंस नहीं होता, जेई मेन होता है, NCERT नहीं होता, NCERT होता है, CBSC नहीं होता, CBSE होता है, ठीक है, बस ऐसे फालतू का ज्ञान, ठीक है। तो ये ईजियर है, ये डिफिकल्ट है, तो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1, और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैंने इवन अपने रेज्यूमे पे जेई मेंस लिख दिया था, जेई मेन होता है। जिसने प्रूफ रीड किया था रेज्यूमे को, उसने बताया, ठीक है, तब से मेरे दिमाग में चीज बैठी हुई है। तो एरो पे क्या लिखा हो सकता है, या तो लिंडलास कैटलिस्ट लिखा होगा, या तो रोजनमंड कैटलिस्ट लिखा होगा, कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म है। हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा। अब तो आपको समझ आने ही चाहिए क्यों ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, एक बार बना के दिखाई देते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। बिकॉज ये टूट रहा है, ये देखो, टूटा बना, ब्रेक्स फॉर्म्स साइमल्टेनियसली, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, देखना ध्यान से, ऐसे, कुछ भी नहीं है, बस ट्रांजिशन स्टेट सिंबल, और कुछ भी नहीं, सेंटीमीटर मीटर ये सब होता है। ओके, यहाँ पे क्या आपके पास, उसके बाद सेंटीमीटर मीटर नहीं, अल्फा बीटा गामा टाइप्स, गलती से बोल दिया, R1 डबल बॉन्ड CR2, बस ये बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हम नहीं जा पाएंगे, मतलब इसके आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हो, a 4-membered cyclic transition state is formed, a 4-MCTS is formed during the reaction। सेकेंड पॉइंट, किस प्रकार का एडिशन है, दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, तो इट इज अ सिन एडिशन प्रोसेस, इट इज अ सिन एडिशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, लिख लीजिए भाई पॉज करके। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान से देख लीजिए। इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी बताना चाहता हूँ, लेकिन इसका आंसर पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन दे दीजिए, ठीक है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ, बिकॉज एक शूडो कायरल सेंटर करके चीज होती है, वो अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। लेकिन ट्राई करना, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारे पास आखिरी लेक्चर रहेगा एलिफैटिक का। लाइक कर दीजिए वीडियो को, मिलते हैं फिर स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।